हाँ, अच्छा इसमें तो 88 आ रहा है अभी ना। हाँ ठीक है, सुनो ठीक। खालिद, खालिद अपना माइक अनम्यूट करो तो। ठीक ठीक। एक मिनट, ऑफ करो तो। अच्छा एक मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक। मैडम आ जाएगी तो कर देगा फिर। आप लोग के डिटेल्स, प्रोग्राम कब कब किनका क्लास है और वो कौन क्लास लेंगे, उनका यूट्यूब लिंक और गूगल मीट का लिंक दोनों हम लोग 1 सप्ताह पहले बना लिए थे, सारे प्रिंसिपल को दे दिए थे, विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर डाला हुआ है। कोई भी स्टूडेंट को उसको डाउनलोड करके उसके लिंक को देख सकते हैं। नितेश जी माइक ऑफ कर लीजिए। सीताराम अपना माइक ऑफ करो तो। जितने भी स्टूडेंट है सब माइक ऑफ करेंगे, ओके। ये कौन कौन कॉलेज के बच्चे जुड़े हैं सर, तो नहीं मालूम पड़ेगा। अब इस बार नाम कॉलेज का नहीं आता है इसमें सर, बाद में पता चल जाएगा। जितने विद्यार्थी आए हैं किस किस महाविद्यालय के, सब डिटेल मिल जाएगा बाद में सर। मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा। बेगूसराय के भी कोई है क्या इसमें? जी सर। हाँ, समस्तीपुर कोई है? ये सर ऐसा है ना, जीएस में जो है सर लिमिटेड है गूगल मीट वाला, तो सर आ जाएगा डिटेल सर, अलग से। जी सर, मधुबनी से सर, मधुबनी से हैं, VSJ कॉलेज राजनगर। खुल जाएगा, फुल खुला है सर वो। और सर आपको हम ज्वाइन करवा देते हैं, बोल देते हैं दरभंगा, मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा। क्लिक करके ज्वाइन पर छोड़ दीजिएगा। कॉलेज दरभंगा। सर आरबी कॉलेज दलसिंहसराय। मधुबनी। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर सर। सर आरके कॉलेज मधुबनी। VSJ राजनगर मधुबनी, खाली देख रहे हो। जुड़ी हुई है क्या? सरोज मैम जुड़ी हुई है? हाँ सर वो भी मैम है। नहीं नहीं, MK कॉलेज के टीचर हैं सरोज मैम। सर मैं हाँ आ भाई।
प्रणाम मैम। सरोज सरोज मैम को प्रणाम। प्रणाम सर। चंद्रभानु सिंह सर को प्रणाम। चंद्रभानु बाबू को प्रणाम। प्रणाम सर। ये हमारी आवाज है। आ रही है सर। अच्छा अच्छा, ओके। हमारी आवाज पहुंची ना प्रणाम वाला सर? जब एकदम प्रणाम प्रणाम पहुंची हुई है आवाज। सरोज मैम को प्रणाम किए नहीं जवाब मिल जाता है। हाँ सर, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू। क्या साहू साहब मैम से बात हुई? आज तो बात नहीं हुई है सर, रिंग करें क्या? हाँ, क्या कि 10 मिनट तो लेट हो गया। बात करते। जी जी, 2:30 से था। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको हेल्प करना पड़ता है ना। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, 5 मिनट में वो ज्वाइन कर रही हैं। हाँ, कहा ना मैडम को भी।
गुड आफ्टरनून सर, क्लास स्टार्ट कीजिए सर। हाँ, जो क्लास लेने वाली है ना प्रोबीसी मैम, उनका लिंक का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जुड़ रही है। जो ही जुड़े शुरू हो जाएगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आज उन्हीं का फर्स्ट क्लास है। ओके सर। 5 और मिनट। डोली मैम का फर्स्ट क्लास है ना सर? हाँ हाँ हाँ, प्रोबीसी मैम का है। जी जी, थैंक यू सर। ओके सर, धन्यवाद। टेक्निकल प्रॉब्लम रहा है, इसीलिए नहीं जुड़ Yes, पा sir. रही। फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे। जो ही जुड़ेंगी काम शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा क्लास। ओके। 5 मिनट लगेगा और उसके बाद क्लास शुरू हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। कितना जुड़े हैं गूगल में बच्चे? सर 81। ओ, आइए यूट्यूब पर। अरे अब धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं, 73 पे आ गए हैं। जी जी, ठीक है। वो मैडम दरअसल लिंक पर मैडम को आने ही नहीं दे रहा है बच्चा लोग। हाँ सर। अच्छा, ठीक है सर असल में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, इसलिए थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम वहाँ इशू हो रहा है। गूगल में क्या है, फिक्स्ड है ना। हाँ 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 सर गूगल मीट में तो 10,000 आदमी तक एक बार में इनरोल होता है। लेकिन यहाँ का टेक्निकल प्रॉब्लम अक्सर रहता है बिहार। 250 का ही लिमिट अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए इशू आ रहा है अभी। Hello sir. The first of all, very thank you. थैंक यू। सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है जी, इस कोविड के टाइम में हम किसी टेक्निकल सपोर्ट को भी बुला नहीं सकते। हाँ। इस क्लास का मैडम सबसे बड़ा फायदा ये है कि घर जो हम टीचर या बच्चे हैं तो उनको थोड़ा क्रिएटिव बना दिया गया है कि वो तो है, वो इस है कि आज मान लीजिए पहला दिन है तो टेक्निकल प्रॉब्लम जो हो रहा है वो हो सकता है दूसरे दिन ना हो या तीसरे दिन ना हो, तो ये तो ठीक है। और
संजोग है कि अभी जो SCC1 SCC2 हुआ था मैम, तो उसमें एक में भी नहीं हुआ। हाँ हाँ ये संजोग है। पा रहे हैं बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको अपना ऑडियो वीडियो दोनों बंद कर लेना चाहिए, तभी वो बाकी नहीं जो बच्चे भी आ गए हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि वो अपने माइक को बंद कर लें, अपने कम से कम माइक को बंद कर लें प्लीज। अरे श्याम भाई माइक बंद कर लो। श्याम भाई माइक बंद है, वीडियो बंद कर लीजिए उसका। वीडियो बंद कर लीजिए श्याम भाई। हाँ हाँ वीडियो हाँ। आपका चालू है। सर एक सूचना है। अब आ गई मैम, आ गई है सर। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। आप लोग कृपया शांति बनाए रखे। आप लोग अपना अपना माइक कर लें प्लीज। आप लोग अपना माइक बंद कर लें। 100% बच्चे अपना माइक बंद कर लें प्लीज, तब आपका कार्यक्रम शुरू हो जाए। ओके सर। मैम आपका माइक्रोफोन ऑफ है, उसको ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बस आ गया, ठीक है, थैंक यू मैम। सभी को नमस्कार and my dear students, very good afternoon to all of you. Good afternoon ma'am. क्या आप लोग अपना माइक बंद कर लें, बात होगी। आप सभी बच्चे माइक बंद, कृपया आप अपने माइक बंद कर लें ताकि वर्ग के संदर्भ में कार्यक्रम शुरू किया जा सके। मैं गोपी रमन प्रसाद सिंह, कोऑर्डिनेटर GES, हेड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, हो गया फैकल्टी ऑफ साइंस के रूप में और अभिनंदन करता हूं। सामाजिक भौतिकी विज्ञानी माननीय प्रति कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉली सिन्हा साहबा, शालीन विकास पदाधिकारी प्रोफेसर के साहू साहब, हमारे बीच हिंदी के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह साहब, MK कॉलेज समाजशास्त्र के विभागाध्यक्षा डॉक्टर सरोज चौधरी साहिबा, यदि और कोई शिक्षक हो उन्हें भी मैं नमन करता हूं, और विशेष तौर पर जिनके लिए यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, स्नातक तृतीय खंड के सभी विषयों के सभी छात्राओं का मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास में यह लिखा जाएगा आज के दिन को, 2 जून 2021 के दिन को, कि प्रोफेसर डॉली सिन्हा जो एक प्रतिकुलपति के रूप में यहां आई और इस सोच के साथ कि GES विषय जो है वो प्रत्येक कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने हैं, और मुझे जहां तक स्मरण है यह सिलेबस लागू हुए 8 से 10 साल हो गए होंगे, और अभी तक किसी कॉलेज में कभी भी यह पत्र विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया जा सका, क्योंकि टीचर के अभाव में। माननीय प्रति कुलपति महोदय ने
की जो परिकल्पना थी, क्यों नहीं हम विषय के एक्सपर्ट को चुनकर सभी बच्चों को एक साथ जीईएस को हम पढ़ावें। इसीलिए और उनके इस सोच को टेक्निकली जो आपके सामने में साकार रूप में है, इसमें आपके सामने जो विराजमान है प्रोफेसर के साहू साहब विशेष हकदार हैं। बच्चों, ये जान लीजिए कि यह जो आपका सिलेबस है 2 खंडों में बटा हुआ है। एक सामान्य है जिसमें 6 यूनिट है और एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, उसमें 5 यूनिट है। यानी 11 यूनिट में आपके 22 दिन 22 क्लास होंगे, 1-1 घंटे का, और वो 1.5 घंटा भी चला जाएगा, इसलिए हम लोगों ने 2.5 से 4 समय रखा है। और यह भी आप जान लीजिए कि इसमें जितने भी 14 शिक्षक लगे हुए हैं क्लास में लेने के लिए, उसमें आज आप प्रतीक कुलपति मैम का पहला क्लास सुनेंगे आप लोग। उनके साथ 14 शिक्षक आपको डिफरेंट टॉपिक पर अपना व्याख्यान देंगे। मैं आप छात्रों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने कागज कलम को हाथ में रखेंगे, ताकि जो शिक्षक बतलाएं उनको आप पॉइंट्स के रूप में नोट करें, और जो वो गेस्ट पेपर आप पढ़ते हैं उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें। वह गेस्ट पेपर पढ़ने लायक नहीं है, वो आपके जिंदगी को और बर्बाद कर देगा। इसीलिए इस 22 क्लास में आप उसका लाभ लेंगे। इसीलिए मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास में जो आज का दिन प्रारंभ हो रहा है, जो कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, माननीय प्रतीक कुलपति महोदय के सोच, अनुभव और क्रियान्वयन का यह परिणाम है कि यह कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है वर्ग के रूप में। आज इस 22 दिवसीय वर्ग के लिए मैं सर्वप्रथम इसलिए अपने प्रतीक कुलपति का नमन करता हूं, के साहू का नमन करता हूं, और जो टेक्निकली हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं गणेश पासवान जी, उनको भी मैं नमन करता हूं। और इसीलिए आप सभी छात्र आज के क्लास को आनंद लें। मैं मैम से आग्रह करूंगा कि वो अपनी वर्ग से जुड़े कार्यक्रम प्रारंभ कर सकती है। मैं कौन कीजिए मैम? मैम आपकी माइक म्यूट है। क्या सभी को फिर से वेरी गुड आफ्टरनून। और हमारे साथ हैं डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह। हमारे साथ हैं प्रोफेसर के साहू, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एंड डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ एलन मिथिला यूनिवर्सिटी। और हमारे साथ हिंदी के बहुत विद्वान प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर चंद्रभानु, प्रोफेसर प्रसाद सिंह, और अन्य कई अगर प्रिंसिपल्स, टीचर्स हमारे साथ हैं। एक बार सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ये आपके लिए ये जो सोच है हम लोगों ने कोशिश की है, और इसके जो रूपांतर में या इम्प्लीमेंटेशन में जो है ये बहुत मेहनत किया गया है। और इसके जो इसमें मुख्य रूप से जो लोगों ने काम किया वो आप सभी जान गए हैं कि गोपी रमन बाबू हैं, प्रोफेसर के साहू सर हैं, चंद्रभानु सर हैं, और हमारे टेक्निकल सपोर्ट में श्री गणेश पासवान हैं। तो इनके सहयोग से हम लोग ये क्लास कर पा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है दैट इज मोर देन 5000, और हमारी लिमिटेशंस है। गूगल मीट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये फ्री है, और इसमें मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स ही इंटरैक्टिव मोड में ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी जो है वो यूट्यूब से स्ट्रीमिंग होगी, उसमें बाकी लोग देख सकते हैं। तो खुशी है कि मोर देन 5000 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर पार्टिसिपेशन इन दिस क्लास, सीरीज ऑफ क्लासेस इन फैक्ट, जिसमें हमारे
जो शिक्षकों का भी मैंने नाम लिया, उनके अलावा भी कई शिक्षक ने 14 टीचर्स जो हैं वो जुड़ेंगे और आपके लिए वो डिलीवर करेंगे। लेक्चर्स विल बी डिलीवर्ड एंड उसका शेड्यूल भी आप लोगों को मिल गया होगा। लिमिटेशंस है हमारे, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि हमारे पास 2 लाख स्टूडेंट्स होंगे, करीब 2 लाख स्टूडेंट्स होंगे BA BSc BCom मिला के पार्ट 3 में, लेकिन 5000 ज्वाइन किए हैं। अभी फिलहाल तो मैं उसी में खुश हूँ कि 5000 लोगों का रिस्पांस मिला है। आप लोग, मैंने जो देखा यहाँ क्लास नहीं करने की एक परंपरा सी बन गई है, स्टूडेंट्स भी क्लास में नहीं आना चाहते हैं, टीचर्स क्लास में जाते हैं तो स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं, तो दे गेट डिसहार्टेंड, तो उनको दोबारा क्लास लेने का थोड़ा जो है इच्छा थोड़ी कम हो जाती है। तो ये जो है कि सिस्टम है, टीचिंग लर्निंग जो है ये एक सिस्टम है जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, हम लोग कुछ भी करें, को जो भी प्रयास करते हैं वो छात्रों के लिए होता है, और छात्रों का पार्टिसिपेशन अगर नहीं हो तो टीचर्स जो है उनको वो मोटिवेशन कम हो जाता है। जब लेक्चर अच्छे से तैयार करके लोग तैयार होकर क्लास में जाते हैं और वहाँ पाते हैं कि 50 या 100 के क्लास में 5 या 6 स्टूडेंट्स है, तो वो बहुत दुखद स्थिति होती है। एक बार फिर मैं सबसे आग्रह करूंगी कि आप लोग, मैं आग्रह करती हूँ कि आप सभी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोग क्लास करें। अभी आपके फाइनल शायद हो जाता, 26 अप्रैल से शेड्यूल था और आज जो है ये हम लोग जून में आ गए हैं। बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये एग्जामिनेशन समय पे नहीं हो पाया और उसका लाभ आपको मिल रहा है हमारे शिक्षकों के प्रयास से। तो आप सभी जानते हैं कि ये टॉपिक जो है, जैसा कि हमारे डीन सर ने बताया कि जनरल GES, इसका फुल फॉर्म है जनरल एनवायरमेंटल स्टडीज, और ये 2 पार्ट में है। एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और दूसरा जो है वो एनवायरमेंटल स्टडीज से है। क्लास की रूपरेखा आपको मालूम है कैसे कैसे होंगे। मुझे आज जो है वो यूनिट 5 दिया गया है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और बताना चाहूंगी। जब जनरल स्टडीज की बात हम करते हैं तो दिस इज अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपका ज्ञान जो है यही रहे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें डिफाइंड है। जैसे भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस थोड़ा है, फिलोसॉफी है, एथिक्स है, नीति शास्त्र या नैतिकता के बारे में, और करंट अफेयर्स वो भी अनलिमिटेड है। तो ये सारी चीजें की जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो युग है वो कहा जाता है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है, विज्ञान और तकनीकी युग है हमारा, हम उसमें रहते हैं। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखता है। तो इसके ऊपर भी आपको पढ़ना है और चीज़ें याद रखनी है। जहाँ तक साइंस की टॉपिक्स है, मुझे मालूम है कि वो डिवाइडेड है कई पार्ट में, जिसमें एक पार्ट शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके रिलेटेड स्टडीज प्लस उसके एप्लीकेशंस, जैसे हम लोग एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हैं। और ये जो हम क्लास ले रहे हैं 11 क्लास या 22 क्लास, वो बहुत कम है सिलेबस के अनुसार। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक जो है उसको हम लोग टच करें। और आप जो भी बुक से पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छी अच्छी किताबें हैं। आप एग्ज़ाम के लिए ज़रूर आप उससे प्रिपेयर कीजिए। जैसा कि अभी डीन सर ने कहा कि पासपोर्ट आपके पास जो भी है उसको फेंक दीजिए। मैं नहीं कहूँगी कि फेंक दीजिए, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम उसी को रखे रहिए। अभी बाजार भी बंद है, अब अनलॉकिंग शुरू हुआ है, फिर आप अच्छी किताब बाजार से ले लेंगे। जनरल स्टडीज की अच्छी किताब होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप जो भी जॉब के लिए प्रयत्न करेंगे उसमें ये आपका काफ़ी सहायक होगा, जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज जो है आपका। तो ये सारा कुछ जो है एनवायरमेंटल स्टडीज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज। और हमारा जो टॉपिक आज मुझे दिया गया है,
क्या आपको स्लाइड दिख रहा है? जी मैम दिख रहा है। दिखा? एक कोई अंकित मिश्रा कौन है? आप भी शायद कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है अभी आप प्रेजेंट नहीं कीजिए। आपको कुछ प्रेजेंट करना है तो आफ्टर द क्लास यू कैन प्रेजेंट इट। So the topic is General and Environmental Studies Unit 5 और ये जो है यूजफुल है फॉर या मैंडेटरी है फॉर BA BSc BCom ऑनर्स और जनरल कोर्सेज के सभी स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें रिलेटेड जो टॉपिक्स है आपका वो पढ़ना है साइंस इन इंडिया, टॉप्स इंडियन साइंटिस्ट, भारत में विज्ञान और शीर्ष भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में आपको इसमें जानकारी लेनी है। अब अगर भारत में हम विज्ञान की बात करें तो भारत के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत समृद्ध विरासत रही है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति फली फूली है। यदि प्राचीन काल में प्रगति का मूल्यांकन किया जाए तो अध्ययनों से पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत में धर्म और विज्ञान के बीच घनिष्ठ संबंध था। बहुत सारे वैज्ञानिक काम हम लोग धर्म के नाम पर करते थे प्राचीन काल में। प्राचीन काल में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में कई विकास हुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो हमारे पुराने जो टेक्स्ट है, हमारे जो धार्मिक पुस्तकें भी हैं जिसको हम वेद उपनिषद ये कहते हैं, उसमें भी हमारे बहुत साइंटिफिक आइडियाज जो है उसमें भी दिया हुआ है। सबसे ज्यादा जो पुराने काल में जिसमें डेवलपमेंट भारत में हुआ था वो मेरी समझ से दो विषय थे है, और दोनों जो है वो ए से शुरू होता है। वन इज एस्ट्रोनॉमी और दूसरा जो था वो आर्किटेक्चर। हम अगर देखें तो प्राचीन काल में ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है कि ज्योतिष विद्या में हमारा जो ज्ञान था वो बहुत समृद्ध था। और जितने खगोलीय पिंड है जिनको हम लोग बोलते हैं प्लैनेट या प्लैनेट मेट्रॉइड वगैरह हम लोग कहते हैं आजकल, तो वो सभी जो है ग्रह जो है, जैसे हम सोलर सिस्टम में रहते हैं तो सूरज जो है हमारे सारे ग्रहों का जो स्पीड है या उसका मूवमेंट है उसको सूरज से कंट्रोल होता है। उसी तरह जो हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, वो एक बहुत बृहद गैलेक्सी का पार्ट है। और इस तरह से बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जो है वो आकाशीय पिंड है। और इन सब के स्टडीज जो है पूरा काल से ही भारत में है, जिसको ज्योतिष विद्या कहा जाता है। और इसमें काफी जानकारी भारतवासियों को पुराने जमाने में भी था। दूसरा जो है आर्किटेक्चर। अगर आप लोग धार्मिक भी हैं, मंदिरों में जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो पुराने मंदिर हैं उनके जो आर्किटेक्ट है वो उनकी जो संरचनाएं हैं, स्थापत्य है, वो इतने साइंटिफिक, इतने खूबसूरत भी है और साइंटिफिक भी है। इतने पुराना होने के बावजूद, इतने वर्षों के बाद भी उनका जो है स्थापत्य इतना स्ट्रांग है कि वो अभी तक है। मैं जब रामेश्वरम मंदिर में गई तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि वहाँ 1000 पिलर्स हैं और वो पिलर्स ऑल आइडेंटिकल और किसी में अभी तक क्रैक नहीं आया। और आप अगर किसी एक पॉइंट है वहाँ पे अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपको सारे पिलर्स ऐसे नहीं कि एक दूसरे से छिप जाएंगे, वो आपको पिलर्स भी दिखते रहेंगे, सारे के सारे पिलर्स। तो ये खूबसूरत है। जो साउथ में जो मंदिर है मीनाक्षी देवी का टेम्पल है मदुरई में, वहाँ पे मैंने देखा कि मंदिर के ऊपर में एक छोटा सा होल किया हुआ है जहाँ से आप नीचे मंदिर के अंदर खड़े होकर मंदिर का जो टॉप है वो देख सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है, और भी कई चीजें हैं। अगर आप कुतुब मीनार कभी गए होंगे तो वहाँ आप देखे होंगे कि एक स्टील नहीं लोहे का पिलर है और वो कितने पहले का बना हुआ है, लेकिन आज तक उसमें जो है वो जंग नहीं लगा है। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि भारत में विज्ञान और तकनीकी का एक समृद्ध परंपरा रहा है हमेशा से। और भारत के लोग जो है विज्ञान में बहुत आगे थे पूरा काल में भी।
लेकिन आज क्या स्थिति है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो ज्योतिष विद्या के बारे में अगर आप हम जाएं तो एक आपको ये जानना जरूरी होगा कि जो सबसे पुरानी किताब है ज्योतिष शास्त्र का, जिसको ज्योतिष वेदांग ग्रंथ है, ये खगोल विज्ञान में बहुत बारीकी से इस पे जो ग्रहों की चालों पर जोर दिया गया और उनके बारे में बहुत बारीकी से इस किताब में जो है वो वर्णन किया गया है। बाद में चल के आर्यभट्ट 499 ईस्वी में ईशा एडी में है, एनो डोमिनी में है, वो एडी में ईस्वी में उन्होंने इनका विस्तार से वर्णन किया है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट की उनके जो किताब है उसमें 121 श्लोक है। ये बहुत ही संक्षिप्त ग्रंथ है, लेकिन इसमें अगर इसको बारीकी से पढ़ा जाए तो इसमें जो ज्ञान दिया गया है ज्योतिष शास्त्र के बारे में वो बहुत विस्तृत है। किताब छोटी है लेकिन ज्ञान जो है उसमें बहुत विस्तृत रूप से लिखा गया है। इसमें कई खंड है और इसमें खगोलीय जो पिंड है उनके परिभाषाएं दिया हुआ है, ग्रहों की सही स्थिति का निर्धारण करने का तरीके भी बताए गए हैं, सूरज और चंद्रमा की गति का भी वर्णन है, और ग्रहण हम लोग जानते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है तो उसकी गणना कैसे की जाती है, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। ग्रहण जो होता है एक्लिप्स, इसके बारे में बहुत गलत धारणा वेस्ट में भी था, पश्चिमी देशों में भी बहुत गलत धारणा था और हमारे देश में भी या एशिया में भी कई जगह बहुत गलत धारणाएं थी कि ये जो है सूरज जो है वो चंद्रमा को खा जाता है या चंद्रमा सूरज को खा जाता है तो ये ग्रहण होता है। लेकिन आज हम सभी जानते हैं कि जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, जब चंद्रमा उधर चला जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है, जब हम उसे देख नहीं पाते हैं। इन सभी का कारण है कि सूरज के चारों तरफ जो है पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी अपने एक्सिस या धुरी पे घूम रही है और चंद्रमा भी उसी तरह पृथ्वी का चारों तरफ घूम रही है और अपने एक्सिस में भी घूम रही है। तो इन सबों की बात जो है ये बहुत वैज्ञानिक बातें जो है ये भारत में प्राचीन काल में भी हमारे भारतीय जो उस समय हम लोग वैज्ञानिक नहीं बोलते थे, विद्वान आप बोलिए या उनको फिलोसोफर भी बोलते थे कई बार या धर्मगुरु भी बोलते थे, उनको ये सारी ज्ञानें प्राप्त थी उस जमाने में भी। आधुनिक काल की बातें हम करेंगे क्योंकि उस जमाने में जो हमारा ज्ञान था उस ज्ञान का जो है अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है। तो कई बार कुछ उसमें से पढ़ के वैज्ञानिक कुछ निकालते हैं, लेकिन वो जो हमारा जो विस्तृत ज्ञान था, मेटलर्जी में भारत बहुत आगे था, जैसे अष्ट धातु के सामान या कांच जो है वो अलॉय होता है, ये सब पूरा काल में आज केमिस्ट्री या केमिकल इंजीनियरिंग या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग बहुत डेवलप्ड है। हम जानते हैं कि कैसे ओर का प्रोसेसिंग किया जाता है, कैसे मेटल निकाला जाता है, कैसे अलॉय बनाया जाता है, लेकिन पूरा काल में भी प्राचीन काल में भी भारत में ये होते थे क्योंकि हमारे पास कई पुरानी मूर्तियां हैं जो अष्ट धातु के या कांच के बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें साबित करती है कि भारत के पास जो है हमेशा से एक रिच समृद्ध जो है वैज्ञानिक परंपरा रही है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन दुख की भी बात है कि इन सभी का जो डिटेल जानकारी जो है वो हमारे पास आज नहीं है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हमारे भारत में विज्ञान की स्थिति क्या है, हम लोग इसके बारे में इस क्लास में चर्चाएं करेंगे। ये क्लास ज्वाइन करने में काफी लेट हो गया है और ये टॉपिक इतना विस्तृत है कि हमें नहीं लगता है कि एक क्लास में समाप्त होने वाला है। तो कुछ बातें आज हम लोग चर्चा करेंगे और एक क्लास या दो क्लास और मैं इस पर लेना चाहूँगी। मैं डीन सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बीच में कभी मुझे एक दो क्लास और दिया कीजिए। और मैं अपने छात्रों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी जो है वो क्लास करें क्योंकि ये बहुत विस्तृत टॉपिक है और इसमें अगर आप क्लासेस करेंगे ठीक से, आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको जितना भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के
जो जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है जिसमें IAS वगैरह की परीक्षाएं होती है, उसके लिए आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि विज्ञान रिसर्च जो है, विज्ञान रिसर्च अभी जो भारत में हो रहा है उसका जो कंट्रोलिंग बॉडी है या मैनेजिंग बॉडी है जो आपका, उसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो है ये साइंटिफिक पॉलिसीज भी भारत का बनाता है, और हमारा लास्ट जो साइंस पॉलिसी बना था भारत का वो 2013 का है। 2020 में नया पॉलिसी बनाया गया है, और उसमें जो है पब्लिक ओपिनियन, आप जानते हैं आजकल हम लोग डिजिटल युग में है, तो कोई भी जब पॉलिसी बनती है तो उसका पहले ड्राफ्ट बनता है, और वो ड्राफ्ट को जो है पब्लिक डोमेन में दिया जाता है और पब्लिक का ओपिनियन इनवाइट किया जाता है। तो कुछ उसमें जो लोग है कुछ चीज़ों का विरोध करते हैं, कुछ नए अपना विचार डालते हैं, और उन सबको कंसीडर करने के बाद जो है फिर जो है फाइनल जो है वो पॉलिसी बनती है। जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बना वो भी 2019 से ही पब्लिक डोमेन में था, और कई उसमें सुझाव आए, कई लोगों ने विरोध भी किया, और फाइनली उसको किया गया बाद में चल के जुलाई 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम लोग NEP कहते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी साइंस रिसर्च पे काफ़ी जोर है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा किया। और हमारा जो न्यू साइंस पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आने वाला है, ये करीब करीब ये तैयार है, और इसमें जो है पब्लिक डोमेन में है, और बहुत जल्द जो है ये फाइनल हो जाएगा। तो पुराना जो है वो 2013 का है, उसी को अभी हम लोग लेटेस्ट मानते हैं, और 2020 का जो है वो ड्राफ्ट साइंटिफिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी रेडी है, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है। तो एज आई टोल्ड यू कि भारत में जो है विज्ञान का एक जो है हमारी परंपरा रही है, और जब बीच में कुछ हम लोग जो है वो हमारा जो वैज्ञानिक सोच जो है वो कुछ कम हो गया था, वैज्ञानिक विकास भी कुछ कम हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत जो है काफी लंबे समय तक विदेशियों के शासन में रहा, और उस समय जो है हमारा साइंटिफिक टेम्पर जिसको बोलते हैं, या साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक एप्टीट्यूड जो है वो कुछ कम हो गया था। जब भारत जो है अंग्रेजों के शासन से भी काफी साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे, तो इन लोगों के सहयोग से जो है उस समय हमारे बहुत विद्वान प्रोफेसर थे, प्रोफेसर भटनागर, तो इन सबों ने बहुत मिलकर काम किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 51A, आप सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A जो है वो जो है हमारा जो है ड्यूटीज जो है वो मौलिक जो हमारा कर्तव्य है नागरिकों का, उसके बारे में बताता है आर्टिकल 51A। तो 51A का जो H है या 6 है, उसमें आप पर्यावरण के बारे में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो जॉ में लिखा हुआ है। तो H में जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में है, और G में जो है उसमें प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में लिखा हुआ है। अगर हम उसका हिंदी में हम आपको बताएं तो ये इस तरह से लिखा हुआ है कि हर नागरिक जो है किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उसके नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्र को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने का उत्तरदायित्व देश के प्रत्येक नागरिक का है। तो यू यंग माय डियर स्टूडेंट्स, यू द यंग पीपल, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक भारतीय नागरिक होने के कारण आपका भी काम है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को रखे ही नहीं, इसका प्रचार प्रसार भी करें, बिना कारण जो कई बार लोग बहुत कुछ मान लेते हैं और गलत काम करते हैं उसका विरोध करें, और ये आपकी भी कर्तव्य बनती है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक कर्तव्यों में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 51A(H) में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। और 6 में लिखा हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन,
झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो ये आपका जो सिलेबस है GES, इसमें ये जो है दिस इज पार्ट हमारा जो है हमें ऑलरेडी बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये हमारा मौलिक दायित्व या कर्तव्य है, तो ये करना है और इसी को देखते हुए इसे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो ये आपका कई बार एग्जाम में भी प्रश्न आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण या पर्यावरण के बारे में बात की गई है, तो आप इसको याद रखें। इसमें एक हम जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों में ही आपसे शेयर करना चाहेंगे कि ये जो है ही सेड, उनके लैंग्वेज को ही हम शेयर करते हैं कोट अनकोट, what is needed is the scientific approach, the adventurous and yet critical temper of science, the search for truth and new knowledge. यहाँ पे I would emphasize the search for truth and new knowledge. तो truth, विज्ञान जो है वो सत्य की खोज करता है और नए जो है ज्ञान की खोज करता है। और अगर आप धर्म की या नीति शास्त्र में भी देखेंगे तो वहाँ भी अल्टीमेट ट्रुथ एक ही होता है, उसी का खोज करता है। तो जो नीति शास्त्र में जो चलने का रास्ता है या सत्य की खोज करने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन विज्ञान और फिलोसॉफी आप बोलिए, एथिक्स बोलिए, दोनों जो है एक ही रास्ता से अल्टीमेट ट्रुथ को ही खोजता है। आगे वो कहते हैं द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट टेस्टिंग एंड ट्रायल। किसी भी चीज को आपका रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट टेस्टिंग एंड ट्रायल, टेस्टिंग और ट्रायल के बिना आप सोच परख के आप कोई भी चीज आंख मूंद के जो है उसको मान न ले। द कैपेसिटी टू चेंज प्रीवियस कंक्लूजन्स इन द फेस ऑफ न्यू एविडेंस। पुराना कुछ विचार होगा, कई बार हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ तो यही परंपरा है, तो परंपरा तोड़ना पड़ेगा। अगर वो सच नहीं है, वो गलत है, परंपरा वो मानव जाति के लिए लाभदायक नहीं है, तो आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको बदले। नए जो आपके एविडेंस है, जो नए जो आपके हैं एविडेंस, उसके आधार पे आप उसका फिर से उसका निर्माण करें, पुराने परंपराओं को तोड़िए। द रिलायंस ऑन ऑब्जर्व्ड फैक्ट एंड नॉट ऑन प्री कंसीव्ड थियरी। जो कुछ आप देख रहे हैं उसके आधार पे जो है उसको विश्वास कीजिए। और कोई बोल रहा है, किसी ने कभी कह दिया कुछ कि उस पेड़ में भूत रहता है, तो ये हम मान ले कि उस पेड़ में भूत रहता है, ये गलत है। आप उसको जाके टेस्ट कीजिए कि भूत क्या है और उस पेड़ में भूत कैसे रहता है, कब रहता है, सच में रहता है या नहीं रहता है, तो इसका आप खोजबीन कीजिए। किसी ने कह दिया, गांव में किसी बुजुर्ग ने कभी कह दिया कि एक पेड़ में वो भूत रहता था, तो सब लोग उसको मानते हैं, रात में उधर नहीं जाते हैं, तो ये गलत है। The hard discipline of the mind, all this is necessary, not merely for the application of science, but for life itself and the solution of its many problems. तो ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि हम एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं और हमारे आप सभी जानते हैं कि भारत के लिए खासकर जो है हमारी आबादी बहुत बड़ी है और हमारे बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स है और उनका समाधान भी आवश्यक होता है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक एटीट्यूड या साइंटिफिक स्टडीज जो भी आप बोल लें, ये जो है आपको एक अल्टीमेटली जो है एक क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड देगा। तो आप जब विज्ञान पढ़ेंगे तो आपका जो है जो भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगे उसको आप वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान करने के लिए सोचेंगे। तो वंस अगेन आई रिपीट द होल कोट गिवन कोट अनकोट जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पेज 512 में लिखा है, व्हाट इज नीडेड इज द साइंटिफिक अप्रोच, द एडवेंचरस एंड येट क्रिटिकल टेम्पर ऑफ साइंस, the search for truth and new knowledge, the refusal to accept anything without testing and trial, the capacity to change previous conclusions in the face of new evidence, the reliance on the observed fact and not on preconceived theory, the hard discipline of the mind
all this is necessary, not merely for the application of science, but for life itself and the solution of its many problems. It's a beautiful thing. अगर आप सिर्फ इसको याद रखें तो आपके साइंस और साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो एसेंस है वो आप हमेशा उसको याद रहेगा। तो हमारा जो विज्ञान एवं तकनीकी विभाग है भारत सरकार का, तो वो कई वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग या तकनीकी योजनाएं बनाती है, जिसमें कुछ प्रमुख इस तरह के हैं। मूलभूत शोध के लिए बृहत सुविधाएं प्रदान करना, इंस्पायर कार्यक्रम, अनुसंधान एवं विकास का बुनियादी ढांचा, इसमें कई तरह के प्रोग्राम हैं, कुछ नाम है फिस्ट, सैप्स, पर्स इत्यादि। और ये अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वेबसाइट पे जाएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, आप उसमें देख सकते हैं, डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगा। और इसमें जो एक नया जोड़ा गया है ये योग एवं ध्यान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये आप याद रखें, ये इसको 2019 में जोड़ा गया है, योग एवं ध्यान की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। पहले हम लोग जो है योग ध्यान इत्यादि को हम लोग धर्म से जोड़ते थे, लेकिन अब इसको हम लोग वैज्ञानिक तरीके से इसको देख रहे हैं। तो इसको भी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम या योजनाओं में जोड़ा गया है। विज्ञान के छात्रों के लिए विशेष तरह का कार्यक्रम है, स्वर्ण जयंती फेलोशिप है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड स्थापना के बारे में है, और भी बहुत चीजें हैं। आप अगर उसको देखेंगे, जब आप विज्ञान जानना चाहेंगे तो एक बार जरूर आप उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का वेबसाइट को जरूर देख लीजिए। तो साइंस जो है वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, वी ऑल एक्सेप्ट दैट, डू यू एक्सेप्ट और नॉट? अब इसमें आपका टॉपिक है भारत में विज्ञान। तो भारत में विज्ञान जो है इम्पोर्टेंट, आवाज नहीं आ रहा है मैम। मैम आपकी ऑडियो डबल आ रही है। व्हाट हैपेंड? स्क्रीन में बहुत कुछ नहीं है, आप अपना माइक को म्यूट रखिए और सुनिए जरा। आपको पावर पॉइंट जो है वो वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी बाद में, आप वहां भी देख सकते हैं, और ऐसा कुछ खास नहीं है। सो यू म्यूट योर माइक। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योर माइक, और अभी आप सुन लीजिए, पावर पॉइंट आपसे शेयर कर लेंगे बाद में। So I was talking about science as an important part of our everyday life. Do you agree or not? बिना साइंस के आप रह सकते हैं? नो मैम। नो। अभी जो हमारा लाइफ है we all depend heavily on electricity. एक बल्ब जलाना है तो हम एक स्विच दबाते हैं, और आपके हाथ में जो हमेशा जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, सेल फोन। तो ये तो एक छोटे से एग्जाम्पल है, हमारा ऑटोमोबाइल है, स्पेसक्राफ्ट है। तो ये सारा कुछ जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। कुछ हम उसको कैटेगराइज भी करते हैं, कुछ बोलते हैं हमारे फिजिकल साइंसेस है, कुछ जो है लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंसेस है। तो ये उतना डिमार्केशन भी अब नहीं है, कि अब इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। अब आप देखते हैं कि मेडिकल रिसर्च या मेडिकल फैसिलिटीज पहले की तुलना में बहुत अधिक मिलता है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखिए कि कितना बड़ा काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया, और इतना जल्द जो है कोविड-19 का वैक्सीन या टीका निकाला गया। तो हर क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, और हम अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकते हैं बिना विज्ञान के या बिना तकनीकी के। ये जो काम हो रहा है किसने किया? आज हमारा लाइफ जो इतना कंफर्टेबल है, हम कभी सोचते हैं ये किसने किया? हम कभी उनके लिए शाम को जब हम ये कई घरों में अभी भी परंपराएं हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं।
कि सुबह शाम जो है लोग पूजा घर में प्रणाम करते हैं भगवान को। भगवान को हम मानते हैं कि ही इज द अल्टीमेट ट्रुथ। अब भगवान उसको बोले या जो भी बोले, इट्स ए फिजिकल फोर्स और इट इज ए रियल अल्टीमेट ट्रुथ, वट एवर इट इज, उनको प्रणाम करने में कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन को इतना आसान बनाया, इतना कंफर्टेबल बनाया, उनको हम कभी याद नहीं करते हैं। जब शाम को हम स्विच दबाते हैं और लाइट जल जाता है, तो कभी हम सोचते हैं कि किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिसिटी निकाला था, किसने बल्ब निकाला था, हम नहीं सोचते हैं, नहीं कभी उनको हम लोग वी एक्सप्रेस आवर ग्रेटफुलनेस टू देम। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जब आप जो सामान यूज करते हैं, सिंपल बल्ब से लेके आपका सेलफोन है या आपका मोटरसाइकिल है, आपका सिंपल जो है जो मैकेनिकल बाइसाइकिल है, ये सारा कुछ जो भी इंस्ट्रूमेंट, हमारा कैंची ही है, सीजर है, कुछ भी हम यूज करते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, हर चीज के पीछे में कुछ ना कुछ विज्ञान है। अगर एक बार, चूंकि आजकल सेलफोन बहुत आसान हो गया, सबके हाथ में गूगल अंकल रहते हैं, तो अगर एक बार हम देख ले कि ये डिवाइस जो है किस प्रिंसिपल पे आधारित है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपका जो विज्ञान से आप डरते हैं या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो उसमें आप पुअर स्कोर करते हैं, पुअर रिस्पॉन्स रहता है, तो जल्दी ही जो आपका अगर हैबिट बना ले कि जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं वो कैसे काम करता है, ये एक बार गूगल अंकल में खोल के देख ले, तो आप देखिएगा कि आपका धीरे धीरे जो है आपका नॉलेज बेस जो है वो काफी बढ़ गया है। तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि टॉप इंडियन साइंटिस्ट, top Indian scientists who actually contributed in changing the scenario of Indian science and technology। तो इसमें कुछ वैज्ञानिक के बारे में हम लोग जानेंगे, और आपको स्लाइड अभी आप देखिए, इसमें कुछ वैज्ञानिक। अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसको हमेशा जो है बहुत कम लोग जो है इसको अलग से सोचते हैं। दोनों में डिमार्केशन है, फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन है जो हम लोग नहीं सोचते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो हम ध्यान देते हैं, लेकिन जो उसके पीछे असल जो बेसिक साइंस है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। टेक्नोलॉजी जो है बेसिक साइंस या बुनियादी विज्ञान जो हम बोलते हैं कि उसी का एप्लीकेशंस होता है। तो जो सबसे पहले आइडिया वैज्ञानिक है बना दिया, कोई डिवाइस बना दिया, तो वो जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट है। तो इम्पोर्टेंस किसका ज्यादा है, वैज्ञानिक का इम्पोर्टेंस ज्यादा है या टेक्नोलॉजिस्ट का? वैज्ञानिक का। इसका वैज्ञानिक को आप ज्यादा महत्व देंगे या टेक्नोलॉजिस्ट को? मैम साइंटिस्ट होगा तब तो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आ जाएगा ना। वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पे बहुत रिसर्च या शोध करने की आवश्यकता है। बहुत रिसर्च के बाद कोई नई आइडिया आता है, उसके एप्लीकेशन से कई चीजें बनती हैं। एक एग्जांपल मैम दोनों का, दोनों का, लेकिन ज्यादा जो है बेसिक साइंस इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर बेसिक साइंस से आइडिया नहीं आएगा तो टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप ही नहीं करेगा। सो मोर इम्पोर्टेंट इज रिसर्च इन बेसिक साइंस। और बेसिक साइंस में आज जो काम हो रहा है वो हो सकता है कि आपको लगे कि अभी जो काम हो रहा है इसका कोई यूज नहीं है, और लेकिन उसका एप्लीकेशंस जो होगा हो सकता है कि 400-500 साल बाद जाके हो। विज्ञान हमेशा टेक्नोलॉजी से आगे रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल दो, आप लोग सभी अभी हम लोग कंप्यूटर के युग में है, और कंप्यूटर जो है खास करके आया 1950 के बाद। लेकिन बुलियन अलजेब्रा जो कंप्यूटर का बेसिक जो है 0 and 1 वाला जो बुलियन नंबर्स हैं, 0 and 1 वाला मैथमेटिक्स है जिसको हम लोग बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं, इसका विकास जो हुआ था ये उससे 400-450 साल पहले मिस्टर बुलियन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने निकाला था। जब वो निकाले थे तो वो नहीं जानते थे कि ये कितना बड़ा चीज वो निकाले हैं, और इसका एप्लीकेशंस जो उसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। तो ये साइंस होती है। आज जो आप मोबाइल सेट हाथ में लेकर घूमते हो, अरे शिवम भाई वीडियो बंद करो ना भाई। इसके पीछे जो है आपका जो है वायरलेस कम्युनिकेशन की अवधारणा, सबसे पहले कि हम
जो है इंफॉर्मेशन को, संवाद को एक जगह से दूसरी जगह बिना तार के पहुंचा सकते हैं, ये जिसने कल्पना की थी और इस पे जिन्होंने काम किया था और फाइनली इसको जिन्होंने निकाला, उनका जो है श्रेय बहुत है और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो इसी तरह से विज्ञान का काम होता है, जैसे आपका जेनेटिक कोड जो निकाला, बायोलॉजिकल लाइफ साइंसेस पे जो आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, वो जिन्होंने निकाला, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाद में चलकर उसके एप्लीकेशन से बहुत सारे जो है दवाइयाँ भी निकलती है, अभी जो हमारे वैक्सीन्स निकल रहे हैं उसमें भी उनका यूज हो रहा है। तो बेसिक साइंस में शोध या बेसिक साइंस में जिन वैज्ञानिकों ने काम, बेसिक साइंस में जो अनुसंधान के बाद कुछ निकालते हैं उन्हीं को हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके स्क्रीन में एक फोटो है, थोड़े छोटे हैं, उस पर अगर ध्यान से देखें तो ये भारत के जो है ये इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है। और नोबेल प्राइज के बारे में आपने सुना है? बिल्कुल। यस मैम। मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ में दिया मिलता जाता है। यस मैम, सब में दिया जाता है, बस साइंस में दिया जाता है मैडम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, मैथ में नहीं दिया जाता। नोबेल प्राइज सिर्फ साइंस में ही नहीं दिया जाता है, साइंस में किस किस विषय में दिया जाता है? मैथ में नहीं दिया जाता मैम। मैथ में नहीं दिया जाता है। अगर सब लोग बोलोगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। म्यूट योर माइक। सब एक बार मत बोलो यार। विज्ञान में नोबेल प्राइज जो है, माइक आप बंद कर लें, सब एक साथ बोलेंगे तो सब एक साथ बोलोगे तो नहीं सुनाई। देखो, नोबेल प्राइज जो है इट इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन इन साइंस। विज्ञान में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, kindly mute your mic, all the students, please mute your mic, माइक्रोफोन को म्यूट करो। तो विज्ञान में जो नोबेल प्राइज को माना जाता है एक तरह से जो है हाईएस्ट प्राइज है एक तरह का, खासकर विज्ञान में, और ये दिया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में। और इसके अलावा ये लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस नोबेल प्राइज, पीस के क्षेत्र में भी जो काम करते हैं वर्ल्ड पीस में, उनको लिए भी है नोबेल प्राइज। लेकिन विज्ञान की बातें आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। जो लाइफ साइंसेज से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड काम होता है वो मेडिसिन में आ जाता है। तो ये बहुत दुख की बात है कि ये नोबेल प्राइज शुरू हुआ है 20th सेंचुरी के शुरू में ही, और आज तक बहुत लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। और भारत की आबादी जो है हमारा करीब 140 करोड़ है, और मात्र 8 इंडियन पर जो है बहुत कम इंडियन को जो है, इधर एक और मिला है पिछले साल इकोनॉमिक्स में मिला है, तो उनको लेके शायद 9 होंगे नोबेल प्राइज मिला है। और विज्ञान में तो और पैथेटिक हमारा है, हमारे पास विज्ञान के 4 नोबेल प्राइज हैं। जो एक पहला जो है वो भी 4 हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक मात्र सर सीवी रमन जो है, इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 1930 साल में, 1930, यू कैन इमेजिन। और उसके बाद से किसी भारतीय को विज्ञान में नोबेल प्राइज नहीं मिला। हालांकि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के लिए, हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन के लिए 1968 में, और वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में 1983 में। दैट इज द लास्ट। और इनमें से जो 3 हैं, बाकी सीवी रमन को छोड़ के बाकी 3, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना और वेंकटरमन रामकृष्णन, ये लोग इंडियन ओरिजिन के हैं। यहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, कुछ रिसर्च वगैरह भी यहाँ किया, लेकिन बाद में वो अमेरिका में चले गए और वहीं बस गए, वहाँ के सिटीजन बन गए थे। तो अगर हम देखें तो भारत में अभी तक विज्ञान में सिर्फ एक ही नोबेल प्राइज मिला है, सर सीवी रमन, इन द ईयर 1930 फॉर हिज वर्क ऑन रामन स्कैटरिंग।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब क्या कि कोई और भारतीय जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने नोबेल प्राइज के लायक काम किया, लेकिन देश और वो सारे साइंटिस्ट जो है दे वर बिफोर इंडिपेंडेंस, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उस समय जो है उनको नोबेल प्राइज के लिए कई बार उनके नाम भी, उनमें से कई लोगों का, ये अंकित मिश्रा, व्हाट आर यू प्रेजेंटिंग? प्लीज स्टॉप योर प्रेजेंटेशन. If you want to present something, you can do it after the class. Mr. Ankit Mishra, don't disturb the class. Please don't disturb the class. Please stop अंकित your भाई बंद करो, अंकित भाई बंद करो प्रेजेंटिंग। आपको कुछ बंद करो दिखाना अंकित। है तो you can do it after the class. अरे भाई प्रेजेंटेशन बाद में करना, आप घर पे क्लास के करते रहना बाद दिखा प्रेजेंटेशन। सकते हो। So there are some, आपके सिलेबस में है आउटस्टैंडिंग और टॉप इंडियन साइंटिस्ट, so we'll name a few of them. इसमें सबसे पहले जो है मेरे विचार में आज तक ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अच्छे जो वैज्ञानिक है वो आते हैं आचार्य जगदीश चंद्र बसु या जेसी बोस। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस, फिर प्रोफेसर मेघनाथ साहा, गोपाल श्याम सुंदरम, नारायणा अय्यर रामचंद्रन, इनको फिर से बोलिए मैम, फिर से। बोलते हैं, एन्नकल चंडी जॉर्ज सुदर्शन, चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव, उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी और मैडम असीमा चैटर्जी। ये जो है, और आज के जो मॉडर्न है साइंटिस्ट, उनमें हम बाद में जाएंगे आज के लेवल में, लेकिन इन लोगों ने बेसिक साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। और इसमें एक नाम और छुटा हुआ है जो मैंने नहीं लिखा है इसमें, लेकिन आई मेंशन दैट इज पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र राय, वो केमिस्ट्री में जो है उसमें काम किए थे, पीसी रे। तो इन सब में जो है, इन सब के बारे में नाम आपके पास है, आप कहीं भी सर्च करेंगे, किसी बुक में सर्च करेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, कहीं भी सर्च करेंगे, तो उनके बारे में आप 5-5 सेंटेंस जो है तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में जब आएगा, हो सकता है कि आपको आए कि 3 भारतीय वैज्ञानिक के बारे में लिखे, कभी आ सकता है कि 5 भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में लिखे, कभी आ सकता है कि 10 भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में लिखे। तो इसके बारे में आप कुछ तैयारी अपने स्तर से कर लेंगे। इनमें से कुछ साइंटिस्ट के काम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे सर जगदीश चंद्र बोस, आप लोग भी जानते होंगे कि ही वाज एन आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट। उनका जो काम है उनके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आज तक सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, बहुत जो विदेश के भी वैज्ञानिक हैं उनको मानते हैं कि उनके साथ जो है वो अन्याय हुआ था, ही डिजर्व्ड ए नोबेल ट्रूली, बट उनको नहीं मिला। तो जगदीश चंद्र बोसु का जो है वो उनका, ही वाज बोर्न ऑन 30th नवंबर 1858। 1858 में 30th नवंबर उनका जन्म हुआ था। एंड ही वाज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स, ही वाज अ पॉलीमैथ। जब किसी को बहुत सारी विषयों में बहुत ज्ञान होता है तो उसके लिए शब्द जो है यूज करते हैं हम लोग पॉलीमैथ, बहुज्ञ। और उनको कई शाखाओं में बहुत उनकी जानकारी थी। ही वाज अ फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये भौतिक विज्ञान से भी जुड़े थे, और बॉटनी में भी आप जानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने एक यंत्र बनाया था जिससे पेड़ पौधे में जो है वो जो है उनमें प्राण है, और उनमें जो है वो जो उनका यंत्र था, he invented the device which is named as crystallograph, through which he measured the plant response to various stimuli। जो अगर आप प्लांट को एक्टिवेट करते हैं तो उसमें कैसा रिस्पॉन्स उसका होता है, whether it feels pain or understand affection etc, those things can be measured by the device that
और द इंस्ट्रूमेंट दैट ही डिस्कवर्ड और फेब्रिकेटेड दोस डेज, वहाँ उस समय साइंटिस्ट लोग जो डिस्कवर करते थे वो लोग खुद ही फेब्रिकेट भी करते थे, तो वो एक तरह से वैज्ञानिक होने के साथ साथ इंजीनियर भी होते थे। तो क्रेस्कोग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है एंड द होल वर्ल्ड जो है उनका ये जो है उसका आविष्कार के लिए उनको आज तक याद करती है। दूसरा जो उनका बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है दैट इज अबाउट वायरलेस कम्युनिकेशन, जो जिसका श्रेय उनको उस समय नहीं मिला था, बाद में चल के 1984 में पूरी दुनिया ने भी मान लिया कि वायरलेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जो है डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दिया था। तो लेकिन उसका श्रेय उनको नहीं मिला और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो नॉवेल भी था वो दूसरे साइंटिस्ट को मिला। और उनकी खूबी ये थी, ही वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट साइंटिस्ट बट ही वॉज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। इसीलिए उनका जो बाद में उन्होंने अपना एक साइंस रिसर्च लैबोरेटरी, क्योंकि वो बहुत मेहनत से काम किया करते थे, तो उस समय भारत में साइंटिफिक रिसर्च या वैज्ञानिक शोध के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं था, तो ही हैज एस्टैब्लिश्ड ए साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका नाम है बोस इंस्टीट्यूट और रादर वसु विज्ञान मंदिर। उन्होंने विज्ञान को देखिए उन्होंने खुद नाम दिया था, ये इसको विज्ञान मंदिर उन्होंने नाम दिया था। इट इज नॉट जस्ट ए रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको ये बोलते थे कि आप जिस तरह से पूजा करते हैं या जिस तरह से पवित्र मन से आप मंदिर में जाते हैं, आप विज्ञान का काम भी उसी स्पिरिट से करो। और इनकी जो बहुत खूबी है, आजकल आप सुनते होंगे पेटेंट के बारे में, अभी कोविड-19 का जो वैक्सीन आ रहा है इसके बारे में भी काफी चर्चा में है पेटेंट। जब कोई कुछ नया निकालता है कोई वैज्ञानिक तो उसके पेटेंट के लिए अप्लाई करता है, कोई किताबें लिखता है तो कॉपीराइट के लिए अप्लाई करता है, और दैट इज उसके साथ जो है कुछ मॉनिटरी ये भी जुड़ा हुआ होता है, लाभ होता था। लेकिन आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने जितना भी आविष्कार किया उन्होंने अपने किसी काम को पेटेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं मानवता के लिए ये सारे काम करते हूँ, अगर ह्यूमन बीइंग्स को मेरे काम से कुछ लाभ मिल जाता है, उनका जीवन आसान होता है, तो दैट इज माय रिवार्ड। आई डोंट वांट टू गेट माय वर्क्स पेटेंटेड। तो इसको बोला जाता है ओपन जो है वर्क बोला जाता है आज के कंटेक्स्ट में। तो उस समय भी वो अपना किसी भी काम को ओपन टेक्नोलॉजी छोड़ देते थे, जो भी काम करते थे उसको ओपन छोड़ देते थे। नेवर अप्लाइड फॉर पेटेंटिंग। उनके काफी वैज्ञानिक दोस्त लोग बोलते थे कि तुम अप्लाई करो पेटेंट के लिए, बट ही नेवर अप्लाइड फॉर पेटेंटिंग। तो दैट शोज हिज कैरेक्टर। और उन्होंने जो वसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की वो भी जो है वो अपना ही पैसा उसमें उन्होंने लगाया था। ऐसा नहीं कि अब जो लोग काम करते हैं क्या करते हैं कि इधर उधर से कुछ कलेक्शन करके करते हैं, अब पूरा उसमें लगाते ही हैं कि नहीं। आप जानते हैं कि आज जो हमारा नैतिकता का स्तर कहाँ पे है, लेकिन दोज डेज ही वाज अ मैन ऑफ वेरी हाई स्पिरिट। और उनके बारे में एक है कि वो राष्ट्रीयवादी भी थे और अंग्रेजों का विरोध भी करते थे। वो इस फॉर्म में भी जब वो इंग्लैंड गए थे विज्ञान पढ़ने और रिसर्च करके जब वापस आए तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनको नौकरी मिली, और वहाँ पे उस समय में जो है सैलरी जो है दैट वाज डिफरेंट फॉर इंडियंस एंड द इंग्लिशमैन और वाइट और जो नेटिव होते थे बोलते थे नेटिव जो देसी हमारे थे उनके लिए दो सैलरी स्ट्रक्चर था। तो ही रिफ्यूज टू टेक द सैलरी। उन्होंने काफी दिनों तक सैलरी नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपना काम में इसके लिए कोई कटौती नहीं की। वेरी सिंसियरली ही यूज्ड टू टीच हिज स्टूडेंट्स और अपना रिसर्च भी करते थे और बहुत तकलीफ में भी थे। ऐसा नहीं कि वो कोई राजघराने के थे कि ही हैज अ वेरी कोजी बैकग्राउंड जिस पे वो ये करे, बट ही रिफ्यूज कि हम सर नहीं झुकाएंगे, ये दो तरह का सैलरी स्ट्रक्चर जो है ये अन्याय है। बाद में अंग्रेज सरकार उनके जो डिमांड था उसके आगे उनको झुकना पड़ा और वो सैलरी जो है उनके कारण सभी का जो है बराबर हो गया। तो दैट वाज हिज स्पिरिट। अभी ये जो है बोस इंस्टीट्यूट जो है दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। उस जमाने में अभी तो बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गए हैं, बट इट वाज set up in the year 1917 by Sir Jagadish Chandra Bose himself.
इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया। 1917 में इसकी स्थापना हुई और यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च होता है। जो आपको भारत में विज्ञान पढ़ना है 1917 कि जो लीडिंग साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में है, रिसर्च लेबोरेटरीज है, उसमें किस तरह के काम होते हैं। कुछ रिसर्च लेबोरेटरीज है जो जहाँ फिजिक्स पे काम होता है, कुछ में एटॉमिक एनर्जी पे काम होता है, कुछ में जो होता है बायोलॉजी पे, लाइफ साइंस में काम होता है, कुछ में जो है मल्टी डिसिप्लिनरी काम होता है। तो इट इज बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द एकदम भारत में जो है शुरू के दिनों में जो है, थैंक यू साक्षी कुमारी। और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च होता है, इसमें फिजिक्स पे भी काम होता है और इसमें लाइफ साइंसेस पे भी रिसर्च होते हैं। सो इन द ईयर 2017 जो है, जब ये अपना सेंटिनरी सेलिब्रेशन कंप्लीट किया, तो वहाँ भारत के प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद जी भी विजिट किए थे and he graced and addressed the closing ceremony of centenary celebration of Bose Institute in Kolkata। और उस समय जो है उन्होंने इसका देखा और काफ़ी प्रेज किया और बोला कि इट हैज़ ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड एक्टिवली। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, साइंस रिसर्च में बहुत ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, लेकिन इसका एक विंग है जो एक्टिव सोशल आउटरीच प्रोग्राम रूरल बंगाल में करती है। तो रूरल बंगाल में बायोटेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लेना और साइंस को पॉपुलराइजेशन करने में ये एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और सबसे पहले यंग साइंटिस्ट जो है ढूंढ निकालना भी यही सेंटर शुरू किया था। आज हमारे पास बहुत सारे जो है वेज है जिसमें हम लोग यंग साइंटिस्ट जो है वो एक अवार्ड भी है, उसका ABS नाम भूल रहे हैं, वगैरह स्कॉलरशिप भी है। लेकिन सबसे पहला काम इसी और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था। द स्प्रेड द कल्चर ऑफ साइंस एंड इनोवेशन डाउन टू द ग्रास रूट ऑफ द सोसाइटी। सो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो बहुत इम्पोर्टेंट एक काम है, टू स्प्रेड द कल्चर ऑफ साइंस एंड इनोवेशन डाउन टू द ग्रास रूट्स ऑफ द सोसाइटी। इसका जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बहुत इसकी प्रशंसा की थी। सो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़िए। जगदीश चंद्र बोस के लाइफ, अगर उसके बचपन के बारे में देखिए तो देखिए कि एक जो हमारी परंपरा या पारिवारिक संस्कृति होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उनके पिताजी का नाम था श्री भगवान सिंह बसु और वो जो थे उस जमाने में वो अच्छा काम करते थे। वो चाहते थे इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बेटा को भेज सकते थे, बट ही डिसाइडेड टू सेंड जगदीश चंद्र बसु टू एन ऑर्डिनरी स्कूल। वो पास के एक साधारण से स्कूल में जहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे, उस स्कूल में उन्होंने अपने बच्चे को दाखिला दिलाया। और इससे देखिए बच्चे को कितना फायदा हो गया। अगर बच्चा तेज है तो वो किस मीडियम के स्कूल में पढ़ता है वो मैटर नहीं करता है। वो जब किसान और मछुआरे के बच्चे के साथ पढ़ते थे तो वो ना पर्यावरण के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में और जो है बहुत कुछ उन लोगों से बातचीत करके सीख लिया। तो ये जो है, और उनके साथ साथ चूंकि वो साधारण स्कूल में गए तो अपने मातृभाषा से प्रेम करना भी उन्होंने उसी स्कूल में सीखा। तो पेड़ पौधे के बारे में चूंकि वो साधारण स्कूल में जाते थे जहाँ किसानों के बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ से उनको पेड़ पौधे के बारे में काफी ज्ञान हो गया। और बचपन में देखिए वो माँ का जो, माँ बहुत सारी बातें आप लोगों को भी कहती होंगी, आप लोग उसको तवज्जो नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। अब उनकी माँ कहती थी कि रात में पेड़ के नीचे मत जाओ, पेड़ के पत्ते यूं ही मत तोड़ो। तो ये सब उनको याद था। जब वो बड़े हुए तो वो सोचते थे कि माँ ऐसा क्यों बोलती थी कि पेड़ का पत्ता मत तोड़ो, पेड़ को भी दुख होता है। वो उसको इंस्पायर किया कि वो क्रिस्टोग्राफ निकाले कि हाउ टू मेजर, कि वो उनके बारे में एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक इंसिडेंट हुआ था। एक बार वो अपने क्रिस्टोग्राफ का कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे अब्रॉड में, यूरोप में, और वहाँ पे वो दिखा रहे थे कि पेड़ पौधे पे वेरियस केमिकल्स का क्या जो है रिस्पॉन्स होता है।
तो उसमें उनको दिखाना था कि पोटेशियम साइनाइड से जो है वो पेड़ भी मुरझा जाता है। आप सभी पोटेशियम साइनाइड का नाम सुने होंगे कि पोटेशियम साइनाइड खाने से तुरंत डेथ हो जाता है। तो उन्होंने जब पोटेशियम साइनाइड को किसी एक्सपेरिमेंट में अपना दिखा रहे थे कि पौधे पे उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, तो उन्होंने देखा कि वो जो पत्ता जो है उस पेड़ का मुरझाने के पहले ज्यादा जो है वो लाइवली हो गया। तो उनको अपने वैज्ञानिक आविष्कार पे इतना विश्वास था कि उन्हें लगा कि देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, इट कैन नॉट बी पोटेशियम साइनाइड। और वो जानते थे कि पोटेशियम साइनाइड खाने से आदमी तुरंत मर जाता है, लेकिन वो जो है उसको टेस्ट किए, वो स्टेज पे ही, गैस पे ही उसको टेस्ट किए और उन्होंने पाया कि दैट वाज पोटेशियम साइनाइड के जगह वो कुछ सिंपल शुगर था। तो फिर जिसने सप्लाई किया था उससे उन्होंने पूछा तो वो बोला कि गलती हो गई है, हमसे ये गलत केमिकल रखा गया है। तो आप देखिए कि वो कितना उनको अपने ऊपर स्वाभिमान या अपने ऊपर कितना विश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कितना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको था कि मेरा रिसर्च जो है वो रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो अदरवाइज कोई डेयर नहीं करेगा कि पोटेशियम साइनाइड को जो है वो टेस्ट कर ले। तो दे वर ग्रेट पीपल। तो उनके बारे में, उनका वैज्ञानिक सोच के साथ साथ जो हमें याद रखना है, उनका जो ओपन टेक्नोलॉजी, जो अपना काम का पेटेंटिंग नहीं करना और मानव सेवा के लिए विज्ञान का आविष्कार करना, विज्ञान में जो कुछ वो आविष्कार किए वो मानव सेवा को चाहते थे कि वो फ्री उसको सभी तक पहुँचे और हमारे देश के लोग जो है वो खुशहाल रहे। साथ साथ उसमें आत्माभिमान या आत्मसम्मान की भी भावनाएं थी और वो अपने मातृभाषा बांग्ला को भी बहुत महत्व देते थे। और फर्स्ट साइंटिफिक फिक्शन अगर भारत में कोई लिखा है तो दैट वाज रिटन बाय जगदीश चंद्र बोस इन बंगाली। तो वो शुरुआत है भारत में साइंस फिक्शन लिखने का। सो दीज पीपल दे आर मल्टीफेसेट, इसीलिए इनको पॉलीमैथ कहा जाता है। आज जो आप हाथ में मोबाइल लेके घूमते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता है, आप सभी जानते हैं ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आविष्कार किया था उस जमाने में, उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन के आविष्कार किया। तो ही इज अ मल्टीफेसेट पर्सन एंड अ वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हम्बल पर्सन। तो मैंने आचार्य जगदीश चंद्र बोस के बारे में आपको इतना डिटेल में इसलिए बताया कि एक साइंटिस्ट के जीवन के बारे में, माँ के लिए भी उनको सम्मान था कि माँ कोई बात अगर कहती हैं तो यूं ही नहीं कहती हैं, उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा और उस कारण को ढूंढने में उन्होंने इतना बड़ा आविष्कार कर लिया है। तो दे आर कंप्लीट पर्सनैलिटी, दिस इज वेरी ग्रेट। आगे चल के बाकी कई साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं सिर्फ महान वैज्ञानिक ही नहीं है, महान वो पर्सनालिटी है। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना भी आपको विज्ञान के प्रति आपका जो होगा संवेदना जो है या आपका ये जो इंटरेस्ट है आपका जो है वो बढ़ाएगा। तो जब आप विज्ञान पढ़ते हैं तो वैज्ञानिक के बारे में भी अगर थोड़ा पढ़ ले तो आपको, हमको लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। जब मैं अपने क्लास में साइंस पढ़ाती हूँ तो मैं एक पैराग्राफ जरूर उसके आविष्कारक के बारे में बताना पसंद करती हूँ, अदरवाइज जो है पढ़ाई आपको बहुत डल लगता होगा। तो इट्स गोइंग टू बी 4 o'clock टुडे। तो आपका सिलेबस जो है उसमें बहुत चीज़ें अभी बाकी है, बिकॉज एटलीस्ट हमने जो आपको फोटो दिखाया था उन सब साइंटिस्ट के बारे में 2-2 लाइन भी आपको जानना है, जिसमें हमने एक बार फिर से आपका नाम रिपीट कर दूं। ये फोटो आप देख लीजिए। सबसे पहले आचार्य जगदीश चंद्र बोस हैं, फिर प्रफुल्ल चंद्र हैं, फिर सत्येंद्र नाथ बोस है। सत्येंद्र नाथ बोस जो है ही इज फेमस फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ बोजोन। आप जानते हैं कि दुनिया में 2 तरह के पार्टिकल, सुभाष मुखोपाध्याय हैं, सीवी रमन है, हरगोविंद खुराना है, होमी जहांगीर भाभा जिसको भारत में एटॉमिक एनर्जी का फादर बोला जाता है, विक्रम साराभाई जो भारत में स्पेस रिसर्च में हम आज काफ़ी आगे हैं उसके जो है वो निर्माण करता थे, द फाउंडर ऑफ स्पेस रिसर्च इन इंडिया। एंड सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हु इज रिनाउंड फॉर हिज चंद्रशेखर लिमिट which is used in the studies of astronomy.
Srinivas Ramanujan, he was a great mathematician. Then modern scientist में आपका वेंकट रमन रामकृष्णन है, बिलियारूर एस रामचंद्रन है, जयंत विष्णु नार्लिंकर, अशोक सेन, डॉक्टर शंकर चैटर्जी और हम सभी के बहुत प्यारे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन सभी के बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हैं। कम से कम 5 सेंटेंस अगर आप इन सभी के बारे में तैयार कर ले कि ये कब जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे, कहाँ रिसर्च वर्क किए थे, किस टॉपिक में काम किए थे और क्या आविष्कार किए थे, किस साल किए थे, तो आपका ये जो टॉपिक है ये आपका पूरा हो जाएगा। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं और इफ यू आर विलिंग वी कैन ऑर्गेनाइज सम मोर क्लासेस। सो वी विद दिस I end the class today. Thank you all for your participation. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. पीडी कहाँ मिलेगा मैडम? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sorry to interrupt you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो साहब। जी सर। आदरणीय डॉली मैम, प्रोविसी LNMU, हेलो, इसके कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर गोपी। थैंक यू मैम। थैंक यू। इनसे जुड़े हुए शिक्षकगण, खास करके हमारे सर जी, ये छात्र जो 4 जिलों से जुड़े हुए हैं, काफी संख्या में यूट्यूब लाइव है, सबको मेरा नमस्कार। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बहुत महान कार्य शुरू हुआ है। GES के लिए हमारे माननीय प्रदीप कुलपति महोदय का जो सोच था धरातल पर आया और इस पहले दिन लगभग 600-700 यूट्यूब पर और 100 गूगल मीट पर उपलब्ध छात्र हैं। सबको PDF कहाँ पे आएगा मैम? कारण बहुत तरह के चीज PDF कहाँ पे आएगा मैम? मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। इसके साथ साथ हम अपने मैम PDF कहाँ पे आएगा? Ma'am, from where we will get the PDF? कृपया 2 मिनट शांत रहें। 2 मिनट जवाब मिलता है। डॉली मैम PDF कहाँ पे आएगा? अरे आप लोग का सारा ठीक है मैम, ओके। मैडम ने जिस प्रकार से ये सामान्य विषय डिग्री 3 के लिए GES के जो उपयोगिता का बात कही, वो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, आपके कंपटीशन एग्जाम का भी बेस बनाता है यह GES। अब तक कोई भी ऐसे वर्ग नहीं चलते थे और हमारे मैम के कारण ही, इनके सोच के कारण ही ये सब छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मुझे आशा है कि आज के क्लास में आप लोग सब संतुष्ट होंगे। यह बात तय है कि कम समय के कारण मैम ने रिक्वेस्ट किया है कि हम कुछ और क्लास लेंगे, बहुत सारी चीज़ बताने आए, लेकिन साथ साथ हमारे प्रदीप कुलपति महोदया ने बहुत अच्छा हिंट किया। इस प्रकार से उन्होंने 20 वैज्ञानिकों का फोटो के साथ नाम दिया और उनके बारे में थोड़ा 1-2 का चर्चा किया। उन्होंने आपको रास्ता खोल दिया है कि आप उन नाम को 2-2 लाइन आप इंटरनेट से सर्च करके जान लें, जो आपको वैज्ञानिकों का नाम, उनके कर्तव्य, भारतीय वैज्ञानिकों का नाम और उनके किए हुए कार्य का एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। इसके लिए मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ अपने तरफ और अपने टीम के तरफ से। और खास करके हम अपने गोपी रमन बाबू जो इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी हम क्रिकेट खेले, धन्यवाद देते हैं। क्लास बंद कर। आप एक सूचना आपको दे देते हैं, आगे के क्लास के लिए हमने यहाँ पर एक लिंक आप लोग को शेयर किया है यूट्यूब पर भी और अभी हम गूगल मीट पर भी। उस लिंक के सहारे आप पूरे प्रोग्राम का यूट्यूब लिंक और गूगल मीट का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। आप जानते हैं कि गूगल मीट पे हम लोग अभी फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, जिसमें कि 100 ही छात्र एक साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब लाइव पे सारा चीज लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, वहाँ पर भी आप सुन के सारा चीज की व्यवस्था को आप ले रहे हैं। इसलिए मैं अपना वचन बंद करता हूँ और गोपी रमन बाबू से कहता हूँ कि कृपया इनको कंक्लूड कर दिया जाए।
सर पीडीएफ के बारे में भी बताएं। मैडम का पीडीएफ 2-3 दिन के बाद यूट्यूब वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सर पीडीएफ ही सुनिए बतला रहा है, आप लोग म्यूट कर लीजिए। साहू साहब बतला रहे हैं कैसे मिल जाएगा पीडीएफ। एलएनएम साइट पे सर ना? जी सर। ठीक है सर, आप कंक्लूड कर दीजिए। देखिए, आप लोगों के लिए ये वर्ग आयोजित किया गया है। यदि आप सभी बच्चे धैर्य के साथ क्लास का आनंद नहीं लेंगे तो फिर जिस सोच के साथ यह वर्ग प्रारंभ किया गया इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए माइक को हमें म्यूट करके अपने लेक्चर को सुने। और आपने देखा कि साहू साहब कितना सुंदर मैडम के बात को रखते। यदि आप केवल साइंटिस्ट को, जितने भारत के साइंटिस्ट हैं उनका 5 पंक्ति में आप एक नोट की तरह बनाते जाए, इस आज के क्लास का ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। इसीलिए मैं मैम को भी, बाबू साहब को भी, चंद्रभानु बाबू साहब को भी और सरोज मैम को भी धन्यवाद देता हूं। आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं। कल आपका क्लास पुनः 2:30 में चलेगा और साइंस का ही कल परसों 2 क्लास है जो प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा साहब लेंगे। मैडम के सुविधा के अनुसार हम लोग देखेंगे, जिस रोज मैडम फ्री रहेंगी उनके क्लास को फिर अरेंज कर देंगे। ठीक है सर, प्रणाम सबको, प्रणाम। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. बाय। हमारा